सेहतनामा। श्रोताओं नमस्कार। सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के सेहतनामा कार्यक्रम में हम क्षय रोग निदान और उपचार इस विषय पर डॉक्टर आभा महाशूर से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग सुनेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूं। दोस्तों 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस के रूप में हम याद करते हैं और इसका श्रेय रॉबर्ट कॉक्स को जाता है। टीबी यानी क्षय रोग बहुत सारी जगहों पर आज भी महामारी के रूप में अपने पर फैलाए हुए है। टीबी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस के रूप में याद किया जाता है। इस दिन खास तौर पर परिचर्चाएं आयोजित की जाती हैं, बहुत सारे वर्कशॉप किए जाते हैं। 7 दिसंबर 2024 को 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य टीबी से पीड़ित लोगों और उनके परिवारों को पोषण निदान और व्यावसायिक सहायता प्रदान करना है। तो आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर आभा महाशूर को। आप मुंबई के लीलावती अस्पताल में छाती रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर आभा, आपका हम विविध भारती परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार। धन्यवाद। डॉक्टर आभा, 24 मार्च जो विश्व टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है और एक अभियान चलाया है सरकार की ओर से जो अभियान चलाया गया है 100 दिन का टीबी उन्मूलन अभियान जिसे हम कहते हैं, तो ये क्या है टीबी उन्मूलन अभियान? इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को। सबसे पहले तो मैं सभी श्रोताओं को नमस्कार करती हूँ। देखिए, टीबी एक ऐसी बीमारी है जो हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके बारे में हमारी जानकारी बहुत बेहतर होनी बहुत ही जरूरी है। जब हम इस अभियान की बात करते हैं तो हमें ये समझना है कि एलिमिनेशन, जो हम कहते हैं कि किसी भी बीमारी को जड़ से निकालना, उसे हम इरेडिकेशन कहते हैं। पर उसके एक कहते हैं पहले एक तौर आता है जहां पर हमें उस बीमारी को इतना हद तक अपने आपे में लाना होगा जहां पर उसके निदान को करके, समय के साथ निदान करके और इलाज करके हमें एक भाग में कम से कम कोई भी नया रोगी ना मिले। इस चीज के प्रयत्न के लिए हमारी कोशिशें सालों से चल रही हैं, लेकिन इस अभियान में जो हमारा 100 दिवस के अंतराल में किया जा रहा है, जो कि 24 मार्च को पूरा होगा, उसमें हमारी सरकार की तरफ से हमें निःशुल्क दवाएं मिल रही हैं, निदान के बहुत सारे साधन मिल रहे हैं, जहां पे जो ऐसे हमारे लोग हैं जिनमें टीबी होने की शक्यता बहुत ज्यादा है, इन्हें हम लोग बोलते हैं हाई बर्डन, जहां पर टीबी के बहुत ज्यादा हमारे तादाद है लोगों की, इन भागों को हम लोगों ने बहुत हद तक फोकस में लाकर वहां पर ये निदान और दवाओं की जो हमारी सुविधाएं हैं उसको मुहैया कराई हैं। इसके अंदर हम ऐसे भी लोगों को देख रहे हैं जहां पर आपके टीबी की शक्यता ज्यादा है पर अभी तक बीमारी हुई नहीं है, उन्हें भी हम कुछ फ्री दवाएं गवर्नमेंट के थ्रू मुहैया कराते हैं, जहां हमारी सरकार बहुत ही अग्रसित होकर वहां पे काम कर रही है। और इस अभियान के पूरा होने के बाद हमें इन सब लोगों को बहुत ज्यादा फायदा मिलने के बहुत चांसेस हैं। आपने कहा कि सरकार ने कुछ दवाइयां भी मुहैया कराई है, तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं को इसकी जानकारी नहीं होती है कि सरकार की ओर से भी कुछ दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं। तो हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं वो इस ओर सजग हो कि जब उन्हें कोई लक्षण या ऐसी जानकारी होती है डॉक्टर के थ्रू कि उन्हें टीबी है, तो किसी सरकारी चिकित्सालय में जाकर संपर्क करें, वहां पर उन्हें दवाइयां मुफ्त भी दी जाती हैं। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हम चाहते हैं कि श्रोताओं को आप अपनी पसंद का एक गाना सुनवा दें। बताइए कौन सा गाना सुनवाएं? भारत हमको जान से प्यारा है। क्या बात है, रोजा फिल्म का गाना है, सुनते हैं यही गाना। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। भारत हमको
जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। जन्मभूमि है हमारी, शान से कहेंगे हम, सब ही तो भाई भाई प्यार से रहेंगे हम। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। डॉक्टर आभा, बताइए कि टीबी असल में है क्या? टीबी के लक्षण क्या हैं? देखिए, टीबी या क्षय रोग ये एक प्रकार की संक्रामक बीमारी है जो कि एक जीवाणु माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के इन्फेक्शन की वजह से होती है। आमतौर पे हमारे फेफड़ों में इसका असर सबसे ज्यादा पाया जाता है, पर ऐसा जरूरी नहीं है। ये हमारे शरीर के बहुत सारे अंगों में भी प्रभाव दिखा सकती है, जैसे कि आपका मस्तिष्क हुआ, या आपका लसिका गांठ या लिम्फ नोड हम कहते हैं, या फिर रीढ़ की हड्डी में हुआ, किडनी में हुआ, लिवर में हुआ। तो ये हमारे शरीर के सभी अंगों को अपना असर दिखाकर वहां पर बीमारी दे सकती है। इसके प्रकार होते हैं जो कि हमारे लिए आज की परिस्थिति में समझना बहुत जरूरी है। एक होती है ड्रग ससेप्टेबल टीबी और एक होती है ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। ड्रग ससेप्टेबल टीबी मतलब वो जो हमारे 4 जो टीबी की हमारी एकदम मुख्य दवाएं हैं, जो उनसे मरने वाले जंतु की वजह से टीबी हुई, उसे हम ड्रग ससेप्टेबल टीबी बोलते हैं, जो कि सादी टीबी हम पेशेंट को समझाने की भाषा में बोलते हैं। दूसरी होती है ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, जहां पर हमारी ये 4 दवाएं काम नहीं करती, तो हमें उनको कुछ और दवाओं के ऊपर रखना पड़ता है, हमारा अंतराल बढ़ जाता है। और ये जो टीबी है ये जरा जिद्दी टीबी होती है, तो इसमें आगे जाके बाकी भी शरीर के अंगों का जो अगर इन्वॉल्वमेंट होता है तो ये हमारे लिए तकलीफ की बातें ज्यादा होती है। इन दवाओं के साथ थोड़े दुष्परिणाम भी ज्यादा होते हैं, अंतराल ज्यादा होता है, तो पेशेंट के लिए ये थोड़ा सा समस्या की बात बन जाती है। जी, तो कहा जाता है कि बहुत लंबे समय तक खांसी आ रही है, 2 हफ्ते 3 हफ्ते, या ये कहा जाता है कि अगर बलगम निकल रहा है खांसी में तो टीबी के लक्षण हो सकते हैं, खून आ रहा है तो आप बहुत डर जाते हैं लोग, सूखी खांसी भी आ रही है, तो असल में कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए मरीज को? कौन सा लक्षण देखे तो पहुंचना चाहिए डॉक्टर के पास? देखिए, आमतौर पे टीबी के लक्षण ग्रसित अंग पर निर्धारित किए जाते हैं कि अगर आपके फेफड़े में टीबी हुई है तो हमारे कुछ अलग तरह के लक्षण होते हैं। और हम लोगों ने गवर्नमेंट के थ्रू हमारे गाइडलाइन में बहुत ही सटीक तरीके से कहा गया है कि अनुमान कब करें कि ये टीबी हो सकता है। इसे हम प्रिजम्पटिव टीबी बोलते हैं, जहां पर अगर आपको 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी है, फिर वो सूखी खांसी हो या बलगम के साथ हो, तो हमें उसको आगे जाके जांच करना चाहिए। अगर आपको बुखार आ रहा है, बिल्कुल निम्न स्तर का बुखार जो कि संध्या काल के टाइम पर आता है,
और आपको बस ऐसा शरीर में सुस्तपना होना, कुछ भी नया ना कर पाना, अशक्तपना महसूस होना, या फिर आपका वजन कम हो रहा है, आपकी भूख कम हो रही है, कभी भी आपकी खांसी में एक बार भी अगर खून के मतलब छींटे आते हैं, तो इन सब सूरतों में हमें टीबी के बारे में जरूर सोचना चाहिए और आपके आसपास के रोगणालय में जाकर इसके लिए जरूर निदान करें। दूसरा भाग है हमारा जहां पर फेफड़े के अलावा आपको किसी दूसरे अंग में टीबी है, तो आमतौर पे वजन कम होना या आपकी भूख कम होना, अशक्तपना होना, ये उनमें भी पाया जाता है। इससे हम लोग मेडिकल टर्म में कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम बोलते हैं, जो उनमें भी दिखेंगे। लेकिन अंग के साथ कुछ चीजें लक्षण में और जुड़ जाती हैं। जैसे अगर लसिका गांठ या लिम्फ नोड का टीबी है, तो आपको उस गांठ में सूजन दिखना, वहां दर्द होना, वहां की चमड़ी में लाल हो जाना। अगर आपके कांख में टीबी है, आर्मपिट में टीबी है, आपको दर्द हो सकता है। गले की लिम्फ नोड में टीबी है, तो आपको गले को भी ऊपर नीचे घुमाने में तकलीफ हो सकती है। जी। या आपका समझिए मस्तिष्क का टीबी है, तो चक्कर आना, ये सब चीजें आपकी इस तरीके से जुड़ी जा सकती है। रीढ़ की हड्डी के टीबी में दर्द होना, चलने में दिक्कत आने लगना, ये सब चीजें लक्षण होते हैं टीबी के। तो इन सभी सूरतों में इनको बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें और टीबी विशेषज्ञ के पास जरूर जाएं। जी डॉक्टर आभा, बिल्कुल सही बात आप बता रही हैं कि जब भी इस तरह की तकलीफ हो, चाहे वो कई बार तो फेफड़े की टीबी के लक्षण लोगों को पता चल जाते हैं, लेकिन बहुत ही साइलेंट तरीके से हड्डी की टीबी अटैक करता है, और मस्तिष्क का टीबी जिसका आपने जिक्र भी किया, ब्रेन टीबी। तो टीबी के बहुत सारे प्रकार हैं, इसकी हम चर्चा आगे कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक गाना सुन लें, फिर आगे बातें करें। आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूँ, मैं ये गीत सुनाता हूँ। आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूँ, मैं ये गीत सुनाता हूँ। अपने दिल की बातों से आपका दिल बहलाता हूँ। आपके अनुरोध पे मत पूछो औरों के दुख में ये प्रेम कभी क्यों रोता है। मत पूछो औरों के दुख में ये प्रेम कभी क्यों रोता है। बस चोट किसी को लगती है और दर्द किसी को होता है। दूर कहीं कोई दर्पण टूटे, तड़प के मैं रह जाता हूँ। आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूँ, मैं ये गीत सुनाता हूँ। जिसकी करता हूँ तारीफ मैं जिसकी करता हूँ, क्या रूप है वो, क्या खुशबू है। कुछ बात नहीं ऐसी कोई, ये एक सुरों का जादू है। कोयल की एक कूक से सबके मन में भूख उठाता हूँ। आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूँ,
बातें कैसे बनती हैं, सुंदर होठों की लाली से मैं रंग रूप चुराता हूँ। आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूँ, मैं ये गीत सुनाता हूँ। अपने दिल की बातों से आपका दिल बहलाता हूँ, आपके अनुरोध पे। डॉक्टर आभा, गाने से पहले हम बात कर रहे थे टीबी के प्रकार और लक्षण के बारे में, तो आप थोड़ी सी जानकारी हमारे श्रोताओं को ये भी दीजिए कि कौन सी टीबी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि अमूमन लोग फेफड़े की टीबी को टीबी मानते हैं और बाकी टीबी के बारे में अवेयर नहीं रहते, सजग नहीं रहते हैं। तो कौन सा लक्षण देखे कि खतरा ज्यादा पैदा हो सकता है, ये माने? देखिए ममता जी, कोई भी टीबी, वो फेफड़े की हो या वो आपके शरीर के बाकी अंगों की हो, अगर हम उसको ध्यान ना दें, उसको समय पर उसका निदान करके इलाज शुरू ना करें, वो खतरनाक हो सकती है। ये मैं श्रोताओं को डराने के लिए नहीं कह रही हूँ, बट इस बारे में हमारा सचेत होना बहुत जरूरी है। अगर आप फेफड़े की टीबी को भी सही वक्त पर ना इलाज करें तो वो बढ़कर आपके शरीर के बाकी अंगों को उनमें फैलने लगती है। तो हमारा एक टर्म होता है जिसे हम डिससेमिनेटेड कॉक्स बोलते हैं, जहां पर जब 2 अंगों के से ज्यादा आपको टीबी का असर दिखता है, मान लीजिए आपको लंग में टीबी हुआ, ब्रेन में टीबी हुआ, लसिका गांठ में टीबी हुआ, तो ये 2 से ज्यादा अंगों में जब टीबी होती है तो हम इसे डिससेमिनेटेड टीबी कहते हैं। और ये एक हमारा ऐसा भाग होता है जिसमें हमारी चिंताएं बढ़ जाती हैं, बिकॉज पेशेंट का जो हम कहते हैं दवाओं के साथ जो असर आना है दवाओं का, ये निर्धारित करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके काफी सारे अंग एक साथ टीबी से ग्रसित हो जाते हैं। दूसरा, जो बहुत ही रेजिस्टेंट, ड्रग रेजिस्टेंट टीबी की हम बात कर रहे हैं, जहां पर हमारी दवाओं को लेकर हाथ तंग होने लगते हैं और ये सभी दवाएं हमें इतने दुष्परिणाम देने लगती हैं कि पेशेंट के लिए, उनके घर वालों के लिए इस चीज को सहना और इस दवा को कंटिन्यू आगे पूरा कोर्स कंप्लीट करना, रेजिमेंट कंप्लीट करना, यहां कभी कभी हमें दिक्कतें आने लगती हैं। और जब वो एक रोगी अपनी दवा पूरी नहीं करता, उसी के साथ साथ अगर तो वो एक संक्रामक रूप में आपके शरीर में है, अगर फेफड़े की टीबी है जो कि ड्रग रेजिस्टेंट है, परिवार के बाकी लोगों को, आपके आसपास के बाकी लोगों को भी वो फैलने लगती है। और फिर ये जो जंतु फैलेगा वो एक एकदम जिद्दी जंतु होगा जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के साथ आता है, और ये बिल्कुल खतरनाक टीबी होती है। जी, तो आपने फैलने की बात की, तो क्या ये संक्रामक रोग है? कौन सी टीबी है जो संक्रामक होती है, जो मतलब आसपास किसी को टीबी है तो परिवार में एक किसी को हुआ तो अगले को भी होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी, या फिर दफ्तर में किसी को है तो उससे अन्य लोगों के पास तक फैल जाता है इसका जीवाणु? इसके बारे में बताइए। ये आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा, क्योंकि ये हमारे आम तौर के क्लिनिक में भी हम इस पे हमेशा चर्चा करते हैं। देखिए, जो फेफड़ों में टीबी होती है तो वो टीबी हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा सचेत होने की टीबी है, क्योंकि वो आसपास फैलती है। आमतौर पर अगर किसी को टीबी है फेफड़ों में और अगर आप खांस रहे हैं, आप छींक रहे हैं, आप गाना गा रहे हैं या आप बात कर रहे हैं, तो ये टीबी के जीवाणु हमारे पर्यावरण में बाहर आते हैं। और जब आपके बहुत नजदीकी संपर्क में कोई बैठा है थोड़े अंतराल के लिए, तो ये जीवाणु उनके फेफड़े में जाते हैं और वहां पर टीबी का इलाज, मतलब वहां पर टीबी की बीमारी होने की शक्यता बढ़ जाती है। लेकिन अगर आपकी टीबी ऐसी है जहां पर आपका फेफड़े में असर तो है लेकिन बलगम में जंतु नहीं है, तो हम नहीं समझते कि ऐसी टीबी फैलती है। हम अपने पेशेंट्स को आमतौर पे हमेशा ये कहते हैं कि अगर आपके फेफड़ों में टीबी है तो कृपया करके 2 सप्ताह तक, मिनिमम 2 सप्ताह तक आसपास लोगों के साथ ना बैठें और इस तरह की कोई मतलब क्रिया ना करें जिसमें कि आपके बलगम से या आपकी छींक से, आपकी सांस के माध्यम से ये जीवाणु आसपास फैल सकते हैं। एक बार आपने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, 2 से 4 हफ्तों के बीच में आपसे औरों को टीबी होने की शंका काफी कम हो जाती है। जी। बिल्कुल इसी के साथ जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होती है, मतलब फेफड़े के अलावा बाकी अंगों की टीबी, ये बिल्कुल नहीं फैलती है। तो हमें उससे बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। सो अगर आपके आसपास कोई ऐसा पेशेंट है जिसको हड्डी का रोग है टीबी के साथ या किडनी का टीबी है, उससे आपको बिल्कुल भयभीत होने की जरूरत नहीं है। ये संक्रामक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। पर अगर कोई टीबी का पेशेंट है जो आपके ऑफिस में आसपास है, जिसका इलाज शुरू हुआ है, तो ये पेशेंट के लिए और आपके लिए भी बहुत जरूरी है कि कम से कम 2 से 4 हफ्ते वो
अगर घर से काम कर सकते हैं, कोई और तरीके से आप इस चीज को हैंडल कर सकते हैं, बिल्कुल करें। तो बचाव का भी तरीका होगा। मान लीजिए घर में किसी को टीबी है तो ये संक्रामक है चूंकि, तो बचाव किस तरह से करें? देखिए, मास्क पहनना बहुत बढ़िया बात है। हम लोग हमेशा अपने पेशेंट्स को समझाते हैं कि जब आप घर में हैं तो कम से कम शुरू का जो 2 हफ्ता है अगर आप मास्क पहने तो सबसे अच्छा है। जैसे कि मैंने बताया, साथ में बैठ के खाना ना खाएं, साथ में बैठ के चाय न पिएं, बहुत पास बैठ के बातें करना, एक कमरे में बहुत वक्त तक रहना, ये सब चीजें हम लोग 2 से 4 हफ्ते तक बिल्कुल कहते हैं कि दूर दूर रहे, बेहतर है जी। क्या मिथ्या है वो समझिए। अगर आप किसी से हाथ मिला रहे हैं और उसको टीबी है, आपको टीबी नहीं होगा। जो बर्तन में वो खाना खा रहा है, आप उस बर्तन में खाना नहीं खा सकते क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। पब्लिक टॉयलेट यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आपको उनके साथ एक पर्यावरण में थोड़े वक्त तक नजदीकी तौर पर बैठना या रहना, उससे ही टीबी फैलती है। ये तो बड़ी काम की बात आपने बताई, क्योंकि इस बारे में धारणा बहुत ही अलग होती है। क्योंकि किसी को घर में अगर टीबी हो जाती है तो लोग दूर भागते हैं, या किसी को पता हो जाए सार्वजनिक जगहों पर, या मतलब पड़ोसियों को पता चल जाए तो लोग घबराते हैं, भगते हैं। तो ये ऐसा नहीं है। डॉक्टर, आगे बढ़ने से पहले एक गाना सुनवाते हैं श्रोताओं को। साथिया साथिया मधम मधम तेरी गीली हंसी, साथिया साथिया सुन के हमने सारी पीली हंसी। हंसती रहे तू हंसती रहे, हया की लाली खिलती रहे, जुल्फ के नीचे गर्दन पे सुबह शाम मिलती रहे। हंसती रहे तू हंसती रहे, हया की लाली खिलती रहे, जुल्फ के नीचे गर्दन पे सुबह शाम मिलती रहे। सौंधी सी हंसी तेरी खिलती रहे, मिलती रहे। देखो भागो में मत जाना, भंवर तुमको सब छेड़ेंगे, फूलों में मत जाना। मधम मधम हंस दे फिर से, सोना सोना फिर से हंस दे। ताजा गिरे पत्ते की तरह सब्ज लॉन पर लेटे हुए, 7 रंग है बहारों के एक अदा में लपेटे हुए। सावन भादो सारे तुमसे, मौसम मौसम हंसते रहना, मधम मधम हंसते रहना। साथिया साथिया मधम मधम तेरी गीली हंसी, साथिया साथिया सुन के हमने सारी पीली हंसी। कभी नीले आसमां पे चलो घूमने चले हम, कोई अब्र मिल गया तो ज़मीं पे बरस ले हम। तेरी बाली हिल गई है, कभी शब चमक उठी है, कभी शाम खिल गई है।
ख्यालों की पनाह में ये सियाह रात गुजरे, तेरी काली काली आंखें, कोई उजली बात उतरे, तेरी एक हंसी के बदले मेरी ये जमीन ले ले, मेरा आसमान ले ले। सादिया सादिया मदम मदम तेरी गीली हंसी, सादिया सादिया सुन के हमने सारी पीली हंसी। बर्फ गिरी हो वादी में, ऊन में लिपटी सिमटी हुई, बर्फ गिरी हो वादी में और हंसी तेरी गूंजे, ऊन में लिपटी सिमटी हुई, बात करे धुआं निकले, गरम गरम उजला धुआं, नरम नरम उजला धुआं। डॉक्टर आभा, अच्छा ये बताइए कि कितना समय लगता है इलाज में, क्योंकि एक समय था जब टीबी का इलाज संभव नहीं था, इसे राज रोग कहा जाता था। किसी को टीबी हो गई तो लोग बहुत चिंता में आ जाते थे। अब इलाज की पद्धति बहुत बदल चुकी है और अपना चिकित्सा पद्धति इतना एडवांस हो चुका है, तो इसके बारे में श्रोताओं को बताइए, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं टीबी का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। तो उनके लिए ये बताइए कि कितना समय लगता है और कितने समय में इसका इलाज मुमकिन है। जी देखिए, टीबी का इलाज निर्धारित होता है कि ये टीबी किस प्रकार की टीबी है। अगर हम ड्रग ससेप्टेबल टीबी की बात कर रहे हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि 4 गोलियों के ऊपर ये पूरा रेजिमेन हमारा बनता है, तो ये टीबी हमारी 6 से 9 महीने तक के इलाज के अंदर आती है। गवर्नमेंट के थ्रू जो हमारा इलाज चलता है वो 6 महीने का इलाज चलता है। पेशेंट की चिकित्सा करने के बाद हमें लगता है कि इस टीबी के अंतराल को हमें थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है, तो हम ज्यादा से ज्यादा उसको 9 महीने तक वो इलाज पूरा हो जाता है। इसमें हम शुरुआत के 2 महीनों में 4 दवाओं से शुरू करते हैं और फिर बाकी के जो महीने होते हैं 4 महीने या 6 महीने जितना हमारा पूरा अंतराल बना, उसमें फिर 3 दवाओं के ऊपर पूरा रेजिमेंट चलता है। जी। दूसरी तरफ अगर हम देखें जो कि ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है, तो अभी यहाँ पर हमारे 2 रेजिमेंट आ गए हैं, जिसमें एक होता है जहाँ पे हमारे पास एक कहते हैं कि वंडर ड्रग है, जिसे हम बेडाक्विलिन कहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे सरकारी अस्पतालों में ही मुहैया होती है। तो इसके साथ का रेजिमेंट हमारा 9 से 11 महीनों तक चलता है। अगर हम किसी कारण से वो नहीं ले पा रहे हैं या उसका हमारा एक तरीके का पद्धत होता है जहां पर हम वो दवा नहीं दे पाते हैं, ऐसे रोगियों में हमारा फिर इलाज 18 महीने तक जा सकता है, जहां पर कुछ इंजेक्शंस की जरूरत पड़ती है। पर हमारे जो गाइडलाइंस हैं, जो हमारी देश की गाइडलाइन, उनमें से हमने अब बहुत ही आधुनिक उस पे आने के बाद हमने वो इंजेक्शंस पूरी तरीके से हटा दिए हैं। पर इसमें हमें उस दवा की, बेडाक्विलिन नाम की दवा की बिल्कुल जरूरत पड़ती है। तो जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है उसका ट्रीटमेंट अंतराल जरा लंबा जाता है। जी जी भाई, बातचीत भी लंबी होने वाली है क्योंकि विषय ऐसा है और टीबी के बारे में हम कोशिश कर रहे हैं कि लोग जागरूक हों, अवेयर रहें। इससे पहले एक गाना सुन लेते हैं तो थोड़ी चिंता कम हो जाएगी लोगों की। बताइए कौन सा गाना सुनवाएं आपकी ओर से? मदहोश दिल की धड़कन। मदहोश दिल की धड़कन, क्या बात है, चलिए सुनते हैं।
सी तन्हाई, मदहोश दिल की धड़कन, चुप सी तन्हाई, छुप गया चांद क्यों, क्या तेरी जुल्फ लहराई, मदहोश दिल की धड़कन, चुप सी तन्हाई, मदहोश दिल की धड़कन, चुप सी तन्हाई, फिर तेरी याद ने दिल में ली यार अंगड़ाई, मदहोश दिल की धड़कन, चुप सी तन्हाई। जगे लंबी रातों के दिल ना लगे, क्या करूं ये सिलसिले दिल की बातों के जादू चले, क्या करूं बिखरा जुल्फे सो जाऊं, दिल चाहे कहीं खो जाऊं, मदहोश चुप सी तन्हाई, ये तेरी आशिकी करना दे मेरी रुसवाई, मदहोश दिल की धड़कन, चुप सी तन्हाई। इस दुनिया में रह लिया, इस दिल से ये मिलते हैं दिल मुश्किल से, मदहोश दिल की धड़कन, चुप सी तन्हाई, मदहोश दिल की धड़कन, चुप सी तन्हाई, दिल लिया जान भी लेगा ये प्यार हर जाई, मदहोश दिल की धड़कन, चुप सी तन्हाई, छुप गया चांद क्यों, क्या तेरी जुल्फ लहराई, मदहोश दिल की धड़कन, चुप सी तन्हाई, चुप सी तन्हाई, चुप सी
दिल की धड़कन को नियंत्रित रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। कितना खतरनाक होता है टीबी और इलाज कितने लंबे समय तक खिंचता है। एक बात पहले ये बताइए कि इसमें जो इलाज होता है पूरी तरह से क्योर हो जाता है जब टीबी ट्रीटमेंट हो जाता है, तो क्या दोबारा खतरा रहता है मरीज को कि दोबारा टीबी हो सकती है? मान लीजिए फेफड़े का टीबी है तो दोबारा उसे हो सकता है। और दूसरी बात, जांच की क्या प्रक्रिया है, जांच की पद्धति क्या क्या, किस तरह के जांच होते हैं? देखिए, अगर हम टीबी का जो हम कहते हैं कि एक बार अगर आपको टीबी हो गया तो आपको फिर से टीबी होने की शक्यता बिल्कुल होती है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आज भारत में, क्योंकि हम एक हाई टीबी बर्डन एरिया में आते हैं, जहां पर कि 5% हम सबको ही अपने जीवन के अंतराल में टीबी होने की शक्यता होती है। अगर आपको एक बार टीबी हो गया है तो ये प्रतिशत हमारा 10% हो जाता है। सो डेफिनेटली इसको हम लोग मेडिकल टर्म में रिलैप्स बोलते हैं, जहां पे फिर से हमें टीबी एक बार पूरी क्योर होने के बाद हो गई। अब आपका दूसरा सवाल जो है कि हम कैसे इस चीज को कैसे हम लोग कैसे जांच करें। अगर आपको लगे कभी भी कि हमें थोड़ा भी ऐसा अनुमान है कि हमारे लक्षण टीबी की तरफ जा रहे हैं, जैसा हमने पहले भी बातों में डिस्कस किया कि ये टीबी हो सकता है, तो उसको बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें और आपके आसपास जो भी रुग्णालय है, जो भी अस्पताल है, वहां जाकर तुरंत एक टीबी विशेषज्ञ से मिले। देखिए, इसमें हमें बिल्कुल ये पता होना चाहिए कि हमारी सरकार हमें निःशुल्क ये सारी चीजें देती है, मुहैया करा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका निदान से लेकर आपका इलाज, भले ही वो आपका मेडिकल इलाज हो जो दवाओं के थ्रू होता है, या आपका सर्जिकल इलाज हो जो कि बहुत जिद्दी टीबी में हम लोग को कभी कभी करना पड़ता है, ये सारी चीजें हमारे सरकारी अस्पतालों में बिल्कुल मुहैया है। आज की डेट में हमारे पास कुछ एनजीओज भी हैं जो कि इसमें हमारी बहुत मदद करते हैं, तो ये दवाएं हमें उनके भी उपलक्ष्य पे मिल सकती हैं। अगर आप कहीं ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पे आपके पास इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं हैं, तो हमारे पास आज की डेट में आरोग्य सेतु नाम की एक एप्लीकेशन है, जिसको आप डाउनलोड अगर करते हैं, आपको आसपास कहां पर टीबी के क्लिनिक्स हैं, कहां सेंटर्स हैं, एक बेसिक रूप पे इसके बारे में जानकारी, जागरूकता, ये सब चीजें बहुत आराम से मिल सकती हैं। और जांच पद्धति भी बहुत आसान है। बिल्कुल। अगर हम जांच पद्धति की बात करें, फिर से हमें ये समझना है कि ये बिल्कुल निर्धारित होगा कि आपको टीबी कहाँ का है। अगर हम फेफड़े की टीबी की बात कर रहे हैं, तो पहले के जमाने में हम ये सोचते थे कि अगर हमें लक्षण है क्षय रोग का तो हम टीबी को ट्रीट करना शुरू कर देते थे। तो इस तरह के पेशेंट्स को हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक होता है माइक्रोबायोलॉजिकली प्रूवन टीबी और एक होता है क्लिनिकली प्रूवन टीबी। आज की डेट में क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस, ये जंतु अब जो है समझदार होता जा रहा है और इसके रेजिस्टेंस के पैटर्न बढ़ते जा रहे हैं। रेजिस्टेंस के पैटर्न मतलब जो दवाएं पहले काम करती थी, अब वो दवाएं सब पेशेंट्स में हो सकता है कि काम ना करें। तो इस वजह से हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम माइक्रोबायोलॉजिकली प्रूवन टीबी की तरफ जाएं। तो अगर हमें लगता है किसी पेशेंट को टीबी है, तो बिल्कुल बेझिझक आगे जाके हमें इलाज के पहले एक बराबर डायग्नोसिस की तरफ काम करना चाहिए। बलगम को जांच के लिए जरूर भेजें। सिर्फ शंका के मॉडल पर इस चीज को अब हम ट्रीट करना बिल्कुल भी नहीं प्रेफर करते। बिल्कुल। तो अगर हम बलगम की जांच में पहले हम सिर्फ एक माइक्रोस्कोप पे देखते थे, इसलिए इसका वर्ड भी ऐसा आया कि अगर आपको जंतु दिख रहा है, जो कि हमारे एकदम इंटीरियर्स में भी, गांव में, सब जगह हमारे पास ये जो है सुविधा मुहैया है, सो हम वो देख सकते हैं। आज की डेट में हमारे कुछ नए टेस्ट भी आए हैं जिसे हम जीन एक्सपर्ट कहते हैं, विच इज न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। बिल्कुल आराम तरीके से एक ही बलगम के सैंपल पर हम इससे काफी हद तक जंतु के जीन पकड़ सकते हैं। तो इससे हमारा निदान जो है वो बहुत जल्दी ही हम पकड़ पाते हैं कि टीबी पेशेंट को है कि नहीं। अगर हमारा, और फिर उसके बाद जो कल्चर हम कहते हैं, जहां पर हम जो बलगम का सैंपल है उसको थोड़े वक्त तक लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं कि क्या उसमें वो टीबी के जंतु पनप रहे हैं क्या। तो अगर आपको 8 हफ्ते तक हम उसको बराबर जांच में रखते हैं और अगर 8 हफ्ते के अंतराल में भी हमें ये जंतु नहीं दिखे हैं, तो हम कहते हैं कि इसमें कोई भी कल्चरेबल जंतु नहीं दिखता। तो ये सब जांचें आज की डेट में हमारे सरकारी अस्पतालों में बिल्कुल निःशुल्क प्राप्त है, तो हमें इसकी तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए। दूसरा है कि अगर हमारा कोई और अंग का टीबी है, मान लीजिए लसिका गांठ का टीबी है, आपके गले में है, आपके कांख में है, तो हम लोग उसमें एक नीडल डालकर वहां से सैंपल एस्पिरेट करके उसको भी इसी तरह की जांचों के लिए भेजते हैं। तो आज की डेट में मैं यही आपको बहुत एक क्लियर मैसेज दूंगी, जस्ट हमें सिर्फ ऐसा अगर लगता है कि टीबी है, उस बिना पे टीबी को ट्रीट करने का अब ये जमाना नहीं रहा। तो हमें बिल्कुल एक पुख्ता डायग्नोसिस की तरफ जाना चाहिए और जांच करके ही आगे का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। जी, और हमें आगे बढ़ने से पहले गाने का रास्ता अख्तियार करना चाहिए। बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना? दो दिल मिल रहे हैं।
मगर चुपके चुपके। सांसों में बड़ी बेकरारी, आंखों में कई रत जगे, कभी कहीं लग जाए दिल तो कहीं फिर दिल ना लगे। अपना दिल में जरा थम लो, जादू का मैं इसे नाम दो। जादू कर रहा है, जादू कर रहा है, असर चुपके चुपके। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। ऐसे भोले बनकर है बैठे जैसे कोई बात नहीं, सब कुछ नजर आ रहा है, दिन है ये रात नहीं। क्या है कुछ भी नहीं है अगर होठों पे है खामोशी, मगर बातें कर रही है, बातें कर रही है, नजर चुपके चुपके। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। लगने से पहले उठता है ऐसा धुआं, जैसा है इधर का नजारा वैसा ही उधर का समा। दिल में कैसी कसक सी जगी, दोनों जानिब बराबर लगी। तो इधर से देखो, तो इधर से उधर, चुपके चुपके। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। सबको हो रही है, हाँ सबको हो रही है खबर, चुपके चुपके। हो दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। मगर चुपके चुपके, मगर चुपके चुपके। चुपके चुपके, हाँ हाँ चुपके चुपके।
देखिए ना, अगर फेफड़ा हमें लगता है स्वस्थ रहेगा तो दिल भी स्वस्थ रहेगा और दिल का मिलन भी बड़े सुचारू रूप से होगा। तो ये गाना हमने अपने श्रोताओं को सुनवाया और बड़े गंभीर मुद्दे पर बातचीत चल रही है। टीबी आज का विषय है, आज के सेहतनामा का। और आप अभी बात कर रही थी कुछ गांठ की कि निडल से उसे जांच करते हैं, लेकिन हमारे श्रोताओं को बताइए कि कौन सा ऐसा टीबी है जिसको ऑपरेट करके जिसका जांच किया जाता है? देखिए, ऑपरेट करने की नौबत हमारी आम तौर पर आती है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में, और हमें समझना है कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि हमारे जंतुओं का जो हम कहते हैं ना, इसे पॉलीबैसिलर टीबी कहा जाता है, जहां पर हमारे जंतु उतने आपको दिखते नहीं हैं, लेकिन उनसे आपको असर पुरजोर दिखता है। तो इस तरह के टीबी में हमें आमतौर पर यह लगता है। सर्जरी टीबी में एक बहुत ही कहते हैं कि एकदम महत्वपूर्ण एरिया है जहां पर हमें जांच के लिए सर्जरी लगे। ये हमें होता है आपकी लसिका गांठ की टीबी में, जिसे कि लिम्फ नोड टीबी कहते हैं। तो कभी कभी हम उसमें एक नीडल डाल के, उसका फाइन नीडल एस्पिरेशन कहते हैं, जहां हम वो पानी निकाल कर भेजते हैं। दूसरा, कभी कभी हम कोर बायोप्सी करना चाहते हैं, जहां हम एक टुकड़ा निकाल कर भेजते हैं। आमतौर पर टीबी में क्लिनिकली अगर हम बात करें तो हम लोग वो टुकड़ा भेजना ज्यादा सही समझते हैं, क्योंकि हमारे पास सैंपल ज्यादा होता है। जब हमारे पास जांच के लिए सैंपल ज्यादा है तो हम उसमें बेहतर तरीके से आपको रिजल्ट भी दे सकते हैं कि क्या है अंदर। कभी कभी हमें ऐसा डर होता है कि अगर आपने उस लसिका गांठ को ज्यादा छेड़छाड़ की तो वो फट सकता है, और एक प्रकार की हम उसे एब्सेस बोलते हैं, जहां पर उसका पस बाहर निकल के आसपास के जो हमारे गले का एरिया होता है उसमें जाकर फैलने लगता है। उसे हम मेडिकल टर्म में कोल्ड एब्सेस बोलते हैं, जहां पर आपको फिर गर्दन घुमाने में बहुत तकलीफ हो सकती है और वो बढ़ने लगता है। समस्या क्या है कि वहां पर आपकी टीबी की दवाओं को जाकर असर करने में भी दिक्कत पाई जाती है। तो हम फिर ये कोशिश करते हैं कि हम उस गांठ को सर्जिकली निकालकर, और बिल्कुल बंधी गांठ को सर्जिकली निकालकर, और उसको हम जांच के लिए भेजें, तो वो टीबी अंदर फैलती नहीं है और हमारा अनुमान भी बिल्कुल सही हो जाता है आगे जाके। दूसरा, रीढ़ की हड्डी की टीबी में कभी कभी हम ये देखते हैं कि पेशेंट को चलने में दिक्कत हो रही है, दर्द हो रहा है, और फिर धीरे धीरे करते करते हम एक ऐसे दौर पर जाते हैं जहां वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा। तो जब हमारे हड्डी रोग विशेषज्ञ जब इन पेशेंट्स को देखते हैं तो हम वहां पर, अगर तो आसपास में हमारा मवाद जमा है जिसे हम एब्सेस बोलते हैं, तो हम वहां एक नीडल डालकर वो मवाद निकाल के जांच के लिए भेजते हैं। कभी कभी ऐसा नहीं होता और हमें सिर्फ उस एक हड्डी के उस एरिया में ही हमें दिखता है कि वहां पर जंतु का असर हो रहा है। तब हमें सर्जिकली वो उस टुकड़े को वहां से सैंपल लेकर और उसको जांच के लिए भेजना पड़ता है। आमतौर पर सर्जरी हमें यही लगती है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ये एकदम एक विशेष एरिया है जहां पर हमारा ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, अगर हमें ऐसा लग रहा है कि बार बार टीबी उसी एक आपके फेफड़े के एरिया में हो रहा है, तो हमारे फेफड़े में देखिए अलग अलग हिस्से होते हैं, लोब्स होते हैं, ठीक है। तो हम समझिए कंपार्टमेंट, एक हिस्सा हुआ। तो राइट साइड के लंग में हमारे तरफ दो हिस्से होते हैं, जिसे अपर लोब लोअर लोब कहा हमने, और एक और हिस्सा हुआ मिडल लोब बोला हमने। तो 3 भाग होते हैं राइट साइड में। लेफ्ट साइड में अपर लोब और लोअर लोब का भाग हुआ। तो अगर बार बार किसी एक लोब की टीबी हो रही है और वो ठीक नहीं हो रही है, तो हम उसको सर्जिकली एक प्रकार से एक सर्जरी करके उस भाग को निकाल दें, तो वो हमारे रोगियों के लिए भी बेहतर होता है, क्योंकि आप बार बार टीबी की तरफ नहीं बढ़ते। दूसरा, अगर आपका बहुत ही जिद्दी प्रकार का कीटाणु है जो कि हमारी सारी ही जो टीबी की दवाएं हैं उनके साथ भी हमारे कंट्रोल में नहीं आ सकता, हमें ऐसा लग रहा है, बिल्कुल। तो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी में जब आपको एक भाग में लंग का असर दिख रहा है तो हम वहां पर बोलते हैं कि इसको सर्जरी करके निकाल दें तो बेहतर है। ये बड़ी काम की बात आपने बताई, और यहाँ पर एक गाना सुनवाते हैं श्रोताओं को। बताइए कौन सा गाना? तो बस फेफड़े के बिल्कुल नजदीक दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा,
छोटी सी आशा। महक जाऊं मैं आज तो ऐसे फूल बगिया में महके है जैसे बादलों की मैं ओढ़ू चुनरिया। झूम जाऊं मैं बन के बावरिया, अपनी चोटी में बांध लूं दुनिया। दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। खिल रही जैसे मेरा मन भी तो खिल रहा वैसे। कोयल की तरह गाने का अरमां, मछली की तरह मचलूं ये अरमां। जवानी है लाई रंगीन सपना, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा। मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। श्रोताओ, अभी आपने क्षय रोग निदान और उपचार इस विषय पर डॉक्टर आभा महाशूर से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग सुना। इस कार्यक्रम का दूसरा भाग अगले हफ्ते प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब सेहतनामा कार्यक्रम से इजाजत दीजिए। नमस्कार। सेहतनामा।